हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए यहाँ पे एक बेल आइकन है, इस तरीके का होगा, उसको प्रेस कर लें, ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का चैप्टर जो हम लोग करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके पहले हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं, जो है भारत इज माई होम और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसका मतलब क्या है? खुद का उद्गीत, मतलब कि खुद के बारे में बड़ाई करना, खुद का गाना गाना। और इसके जो लेखक हैं वो हैं वाल्ट विटमैन। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लेखक के परिचय को जानते हैं कि लेखक क्या थे। तो ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ये वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। इसको याद करने का हम ट्रिक भी बता दिए हैं। जितना भी मैच द फॉलोइंग जो आपके एग्जाम में आता है उसको याद करने का हम ट्रिक बता दिए हैं। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मेरे उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। और वो वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आपका 10 नंबर पक्का है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लेखक के परिचय के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन 1819 to 1892, द पीपल्स पोएट। वाल्ट विटमैन जिनका जन्म 1819 में हुआ था, यानी 1819 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु है वो 1892 ईस्वी में हुई थी। उनको लोगों का कवि कहा जाता था। पीपल्स पोइट मतलब क्या होता है? लोगों का कवि। पीपल मतलब लोग होता है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। और वाल्ट विटमैन को शायद सबसे ज्यादा व्यक्तिवादी साहित्यकार माना जाता है। व्यक्तिवादी मतलब क्या? व्यक्ति से संबंधित, खुद से संबंधित ये कविताओं को लिखते थे, इसलिए इनको व्यक्तिवादी कवि कहा जाता है, व्यक्तिवादी साहित्यकार का कवि कहा जाता है। दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, जिसको अमेरिका ने पैदा किया, मतलब ये अमेरिका में पैदा हुए थे, इसलिए ऐसा यहां लिखा गया है कि जिसको अमेरिका ने पैदा किया। और देखिए जितना भी हार्ड वर्ड है नीचे लिख दिया गया है, इससे आप हार्ड वर्ड जो भी है उसको यहां से समझ सकते हैं। ही बिगैन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। वो अपने 12वें जन्मदिन यानी 12 साल से पहले ही कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे, है ना। कारपेंटर मतलब क्या होता है? बढ़ई। देखिए जो लकड़ी का काम करता है, जो फर्नीचर बनाने का काम करता है, फर्नीचर में सारा कुछ आ जाता है, टेबल, बेंच, कुर्सी, डाइनिंग टेबल, जितना भी फर्नीचर में सामान, लकड़ी वाला सामान है वो सभी आ जाता है, केवाड़ी, चौखट, जो भी बोल लीजिए सब। तो वो वाल्ट विटमैन जो थे वो 12 साल के पहले ही कारपेंटर का काम शुरू कर दिए थे। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। उन्होंने प्रिंटर मतलब एक तो आप लोग प्रिंटर देखते होंगे जो मशीन प्रिंटर होता है, वो नहीं। देखिए जिस भी वर्ड के अंत में ER और OR लग जाता है वो साधारणतः कॉमन नाउन हो जाता है। तो प्रिंट मतलब क्या होता है? प्रिंट मतलब होता है निकालना, प्रिंट करना, प्रकाशित करना। और प्रिंटर मतलब प्रकाशित करने वाला, है ना। जिसके भी अंत में ER और OR लगता है वो कॉमन नाउन बन जाता है। तो प्रिंटर मतलब प्रकाशित करने वाला आदमी। जैसे आप भी प्रेस में जाते होंगे जहां छपाई होता है, तो जो आदमी खड़ा होके कागज को प्रिंट करते रहता है वो तो एक मशीन होता है, लेकिन जो खड़ा होके वो सारे काम को देखता है उसको प्रिंटर बोलते हैं, है ना। तो ये प्रिंटर के रूप में भी काम किए। टीचर शिक्षक के रूप में काम किए, देखिए यहां पढ़ा रहे हैं। एंड एडिटर मतलब क्या होता है? जो एडिट करता है,
जो काट छाट करके जो मिलाने का काम करते हैं, संपादक इसको बोलते हैं, उनका उसका भी काम किए। एंड वाज वॉलेंटियर नर्स, और एक स्वेच्छाचारी, मतलब वॉलेंटियर मतलब क्या होता है, खुद की इच्छा से, और नर्स मतलब होता है उपचार करने वाला। देखिए नर्स मतलब ऐसा नहीं समझिए कि जो हॉस्पिटल में काम करती है नर्स, उसको ही सिर्फ नर्स बोलेंगे, वो नर्स नाउन के रूप में हो गया। लेकिन यहाँ नर्स कोई भी हो सकती है या हो सकता है लड़का या लड़की। नर्स मतलब होता है उपचार करने वाला। देखिए यदि कोई आदमी है और वो किसी की देखभाल करता है, किसी का उपचार करता है, तो उसको भी हम नर्स बोल सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि केवल लड़की ही को नर्स बोल सकते हैं। तो उन्होंने एडिटर के रूप में, संपादक के रूप में काम किया, वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम किया ड्यूरिंग द सिविल वार। सिविल वार मतलब होता है गृह युद्ध या अमेरिकी गृह युद्ध। तो अमेरिकी गृह युद्ध जब हो रहा था तो उसके दौरान उन्होंने स्वेच्छाचारी उपचार करने वाला के रूप में भी काम किया, मतलब स्वेच्छा से लोगों की देखभाल करते थे, लोगों का उपचार भी करते थे। मतलब कि सोच लीजिए वॉल्ट विटमैन कितने मतलब शुरू से ही काम करने में तेज थे, मतलब कि 12 साल के पहले ही वो बढ़ई का काम करना शुरू कर दिए। उन्होंने प्रिंटर का भी काम किया, टीचर का भी, एडिटर का भी, है ना, और वॉलेंटियर नर्स का भी, और बाद में वो कथाकार, गीतकार भी बन गए, पोएट भी बन गए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। उनकी जो सारी कविताएं हैं वाल्ट विटमैन की, उसका जो संकलन है, उसको जो इकट्ठा किया गया है, उसको एक किताब लीव्स ऑफ ग्रास में संकलन उसका किया गया है। ये देखिए लीव्स ऑफ ग्रास पुस्तक है, इसमें उनकी कविताओं को इकट्ठा किया गया है, मतलब कि एक जगह संकलित किया गया है। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम। और वाल्ट विटमैन को उनके मुक्त लय, रिदम मतलब क्या होता है, मुक्त लय। देखिए यहाँ मीनिंग सारा हमने हार्ड वर्ड जो भी है वो लिख दिया है। रिदम मतलब मुक्त लय होता है, और राइम मतलब होता है तुकांत गीत, ठीक है ना। तो वाल्ट विटमैन को उनके मुक्त कविताओं और तुकांत गीत में कमी के लिए जाना जाता है। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855, और उनकी कविताओं का जो संग्रह था उनका प्रकाशन वाल्ट विटमैन ने खुद के खर्चे से, ओन एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, अपना खर्च, खुद के खर्चे से 1855 यानी 1855 ईस्वी में वो अपनी कविताओं को प्रकाशित खुद के खर्चे से किए। हाउएवर द फ्री फॉर्म ऑफ पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वेयर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, उन्होंने अपने खर्चे से अपनी कविताओं को प्रकाशित किया, फिर भी उनकी जो कविताओं का यह जो मुक्त रूप था और उनका जो आनंदपूर्ण समर्पण था, जॉयफुल मतलब होता है आनंदपूर्वक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मीनिंग, और डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने दिल से कोई काम करता है तो उसको डेडिकेशन बोलते हैं। उनकी जो कविताएं थी वो मुक्त रूप की कविताएं थी, और उन्होंने वो जो कविता को लिखा था वो आनंद पूर्वक और पूरे डेडिकेशन के साथ लिखा था। ये देखिए पूरा जॉयफुल इस तरीके से होता है, कोई भी खुश होता है तो पूरा अपना दिखाता है थोड़ा सा कि हाँ हम खुश हैं। तो उन्होंने कविताओं को जॉयफुल और डेडिकेशन के साथ लिखा, काफ़ी समर्पण के साथ लिखा। टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि व्यक्तिगत रूप में उनकी कविताओं का जो महत्व है पहली बार में नहीं मिल पाया। जब उनकी कविताएं पहली बार पब्लिश्ड हुई, पहली बार प्रकाशित हुई, तो व्यक्तिगत रूप में उनकी कविताओं को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, उतना ज़्यादा अच्छा लोगों को नहीं लगा, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझा गया पहली बार में। वैसे भी पहला बार कोई काम करता है कोई चीज़ तो लोगों को अच्छा नहीं ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते फिर वही चीज़ लोगों को अच्छा लगने लगता है। किसी भी सॉन्ग को यदि आप पहली बार सुनते हैं
तो लिरिक्स आपको उसका समझ में आता है, दूसरी बार सुनते हैं तो वो आपको अच्छा लगने लगता है, तो फिर उस गाने को आप सुनने लगते हैं। वही हुआ यहाँ वाल्ट विटमैन जी के साथ कि पहली बार वो खुद के खर्चे पे अपने जो कविताएं हैं उनको प्रकाशित किए, लेकिन पहली बार में उनकी कविताओं को व्यक्तिगत रूप से उतना ज़्यादा महत्व नहीं मिला। यहाँ देखिए सब हार्ड वर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग। इनफैक्ट द कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन। और उनकी जो कविताएं हैं उन्होंने जब पब्लिश्ड किया, प्रकाशित किया, तो उसको अश्लील माना गया, अच्छा नहीं समझा गया। ऑब्सीन मतलब होता है अश्लील, खराब, गंदा, ठीक है न। तो वास्तव में उन्होंने जब पहली बार जो कविता अपनी प्रकाशित किया तो उसको अश्लील समझा गया, जिसका कारण यह हुआ कि वाल्ट विटमैन को अपना जो जॉब है उसको छोड़ना पड़ा, उनको जॉब से निकाल दिया गया और उनको उस कविता को प्रकाशित करने का कीमत चुकाना पड़ा। मतलब कि लोगों को लगा कि वो कविता क्या है, खराब है, गंदा है ना, तो उसको गलत तरीके से लिया गया, गलत समझा गया, जिसके कारण वाल्ट विटमैन को अपना जो है वो जॉब भी उनको छोड़ना पड़ा, उसका कीमत उनको जॉब छोड़ के चुकाना पड़ा, है ना। आफ्टर मेनी एडिशन, और बहुत सारे एडिशन के बाद, जैसे कोई भी बुक होता है तो उसका फर्स्ट एडिशन आता है, सेकेंड एडिशन आता है, उसी तरीके से जो वाल्ट विटमैन की कविताएं थी वो लीव्स ऑफ ग्रास में संकलित थी, उसमें जमा था, इकट्ठा था, तो उसका संकलन बार बार होता गया, है न। उसमें नई नई कविताएं जुड़ती गई, पहले कम कविता थी, फिर धीरे धीरे ज़्यादा होता गया, और उनका जो कई एडिशन के बाद लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। पहले अनसेंसर्ड मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, अनसेंसर्ड मतलब होता है बिना काट छाट का। देखिए जितने भी तरह का फिल्म बनता है आप लोग देखते होंगे तो भारत में एक सेंसर बोर्ड है, ठीक है ना। यही सेंसर बोर्ड है, जब कोई भी फिल्म बनता है तो सबसे पहले सेंसर बोर्ड के पास जाता है, और वो जब फिल्म बनता है सेंसर बोर्ड के पास जाता है तो वो फिल्म को देखता है कि फिल्म कैसा है, इसमें कुछ खराब चीज़ तो नहीं डाला गया है। यदि कुछ खराब चीज़ होता है या फिर वैसा चीज़ होता है जो लोगों को प्रभावित करता है तो उसको काट करके निकाल दिया जाता है। और यहाँ तो वाल्ट विटमैन की कविताओं को क्या समझा गया था, अश्लील। तो देखिए क्या बोल रहा है कि बहुत सारे एडिशन के बाद लीव्स ऑफ ग्रास जो उनकी जो संकलन थी, कविता था, उसको अंततः एक पब्लिशर मिल गया, मतलब कि कोई राजी हो गया कि भाई हम आपकी कविताओं को प्रकाशित कर देंगे। पहली बार तो विटमैन अपने खर्चे से किए, लेकिन देखिए कोई भी किताब होता है तो उसको कोई छपाने वाला अलग होता है, तो पैसा सारा वही देता है, लेकिन जब किताब बिकता है तो फिर वो पैसा लेता है वो जो पब्लिशर होता है, वो है ना, जो इसका पब्लिकेशन होता है। बहुत सारे अभी भी पब्लिकेशन की कविताएं मतलब कि किताब आता है आप लोग का, जैसे बिहार बोर्ड पब्लिकेशन हो गया और भी जो भी पब्लिकेशन है। तो बहुत सारे एडिशन के बाद उनकी कविताओं को अंततः एक पब्लिशर मिल गया जो अपने मन से, अपनी इच्छा से और बिना किसी काट छाट के उनकी कविताओं को, उनकी जो किताब थी लीव्स ऑफ ग्रास, उसको छापने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, बोल रहा है क्या, ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वेयर enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America। अब देखिए जो भी हार्ड वर्ड है नीचे दिया गया है। enthusiastically मतलब होता है उत्साहपूर्वक, remained मतलब बने रहना, relatively मतलब तुलनात्मक रूप से, अनएप्रिसिएटेड मतलब बिना प्रशंसा के, इनोवेटिव मतलब नयापन, और इंक्लूड मतलब शामिल। तो वाल्ट विटमैन का जो कलेक्शन था लीव्स ऑफ ग्रास में, उसका जब अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ तो यूरोप के लोगों ने उनके जो कलेक्शन था लीव्स ऑफ ग्रास उसको काफ़ी उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। वहाँ के लोगों को उनकी जो कविताएं थी, उनका जो कलेक्शन था
वो काफ़ी अच्छा लगा। बट विटमैन रिमेंड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। लेकिन विटमैन जो थे वो अमेरिका में अभी भी तुलनात्मक रूप से उनको उतनी प्रशंसा यूरोप के मुकाबले नहीं मिल पाई थी। वो कवि तो थे अमेरिका के, उनको प्रशंसा तो अमेरिका में मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो अमेरिका से ज़्यादा यूरोप में फेमस हो गए और अमेरिका में अभी भी उनको उतने अच्छे तरीके से उतनी प्रशंसा नहीं मिल पाई थी। इट इज़ ओनली आफ्टर हिज डेथ that he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism। यह हुआ कब, विटमैन को प्रशंसा कब मिली, उनको ख्याति कब मिली, तो यह हुआ जब उनकी डेथ हो गई तब। लेकिन जब डेथ के बाद लोगों को प्रशंसा मिलता है तो वह व्यक्ति तो जिंदा नहीं होता है अपनी प्रशंसा को पाने का, जिसके लिए वो इतनी मेहनत करता है। विटमैन इतनी मेहनत से अपने कविताओं को संकलित किए थे, लिखे थे, लेकिन जहाँ वो रहते थे वहाँ उनको प्रशंसा उतनी नहीं मिल पाई। उनके जीते जी मिली भी कब, जब वो मर गए तब। तो वही बोल रहा है, इट इज़ ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। उनको प्रशंसा कब मिली, तो उनको उनके डेथ के बाद वास्तविक मूल और उनका जो नयापन था, नवीन अभिव्यक्ति थी, उसके लिए अमेरिका में वो अपने मरने के बाद वहाँ अमेरिकी व्यक्तिवाद में, अमेरिकी इंडिविजुअलिज्म में उनको प्रशंसा मिली। उनको मरने के बाद उनको सराहा गया। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास और एंड ड्रम टैप्स। और उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो कहाँ संकलित है, तो वो एक तो पहले हम आपको बुक दिखा दिए थे लीव्स ऑफ ग्रास, और दूसरा ड्रम टैप्स, ये देखिए बुक है ड्रम टैप्स, इसमें संकलित थी। तो ये था वॉल्ट विटमैन जी का परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनकी जो कविताएं हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसको। इसके बाद हम इसके वीवीआई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और समरीज को देखेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके का वीडियो लाता रहूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।